नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संवैधानिक दृष्टिकोण से यह किस तरह महत्वपूर्ण था और इसमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में। 1853 का चार्टर अधिनियम जो है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था, या इसी रिपोर्ट के संदर्भ में जो है यह अधिनियम लाया गया था। यह अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और एक बात और है इस अधिनियम के बारे में कि यह ब्रिटिश शासन के इतिहास में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था। अर्थात 1793 और 1853 के दौरान, अर्थात इन समयावधि में पारित चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम चार्टर अधिनियम था, क्योंकि इसके पश्चात जो भी ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम पारित किए गए वो भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से पारित किए गए। भारतीय परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, या कहीं कहीं लिखा होता है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम के नाम से पारित किया गया। अर्थात 1853 के पश्चात कोई भी ऐसा एक्ट ऐसा पारित नहीं हुआ जिसमें चार्टर अधिनियम लिखा गया हो या चार्टर अधिनियम के नाम से पारित किया गया हो। तो ये हम इसके बारे में जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ थी वो हम जान गए। अब आगे हम देखते हैं कि 1853 के चार्टर अधिनियम में कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए थे। तो इसमें पहला प्रावधान यह था कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और भारत में विधि निर्माण हेतु भारत में विधि के निर्माण के लिए एक 12 सदस्यीय नई विधान परिषद का गठन किया गया। इस विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद अथवा भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। केंद्रीय विधान परिषद या भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। यह केंद्रीय विधान परिषद जो है एक लघु संसद की भांति काम करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस परिषद द्वारा जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी विधि निर्माण के लिए, वैसे ही प्रक्रिया ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इसलिए इसे हम यह मानते हैं कि यह एक लघु संसद की तरह कार्य करती थी। अब हम देखेंगे कि जो केंद्रीय विधान परिषद में 12 सदस्यों का जो नियुक्ति होना था या चुनाव होना था, 12 सदस्य, इसमें से 4 सदस्य, जैसा कि 1833 के चार्टर अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 सदस्य ऑलरेडी परिषद में थे, लेकिन चौथे विधि सदस्य के रूप में एक 14 सदस्य शामिल किया गया। तो ऑलरेडी ये 4 सदस्य पहले से थे। 6 नए सदस्यों का चुनाव हेतु प्रावधान किया गया एवं इसके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्यों को चुनने का अधिकार या नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। तो इस तरह से 6, 4, 10 और 2, 12, यह 12 व्यक्तियों से मिलकर यह केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, यह जानने योग्य यह बात है कि ये जो 4 सदस्य 4 सदस्य जो पहले से थे, इसमें जो विधि सदस्य थे वह पहले पूर्ण सदस्य नहीं थे, अर्थात काउंसिल के परिषद के पूर्ण सदस्य नहीं थे। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत इनको जो है परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पहले यह केवल विधि निर्माण के समय ही परिषद के बैठकों में भाग लेते थे, इनको मतदान का अधिकार नहीं था उस समय, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इनको पूर्ण सदस्य बना दिया गया काउंसिल का। अब हम अगला प्रावधान देखेंगे। दूसरा प्रावधान देखेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की सिद्धांत प्रणाली अपनाया गया, मतलब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। अर्थात स्थानीय लोगों का जो है स्थानीय स्तर पर इसमें चुनाव होना था। अब ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था प्रारंभ की गई क्योंकि परिषद में जो 6 नए सदस्यों का चुनाव होना था उसमें से 4 सदस्यों का चुनाव जो है बंगाल, बम्बई,
बम्बई, मद्रास एवं आगरा। 6 में से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, बम्बई, मद्रास एवं आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो इस तरह से स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था प्रारंभ की गई इस अधिनियम के द्वारा। अब तीसरा प्रावधान क्या था? तीसरा प्रावधान यह था कि इस परिषद द्वारा अर्थात केंद्रीय विधान परिषद द्वारा कोई भी कानून अधिनियम तभी बन सकता था जब इस पर गवर्नर जनरल की अनुमति हो या सहमति हो। ऐसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि वर्तमान में हम लोगों का कोई कानून बनता है या किसी कानून का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होता है। उसके पश्चात वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उनकी सहमति के लिए। और जब तक किसी विधेयक पर या कानून पर राष्ट्रपति की अनुमति, यहाँ अनुमति या सहमति से तात्पर्य उनके सिग्नेचर से होता है, हस्ताक्षर से होता है, जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक वह अधिनियम का रूप धारण नहीं करता है। ठीक उसी तरह इस परिषद द्वारा कोई भी कानून अधिनियम का रूप तब तक धारण नहीं कर सकता था जब तक गवर्नर जनरल का उस पर सहमति न हो या अनुमति न हो। और ऐसे कानूनों पर गवर्नर जनरल को वीटो करने का अधिकार था। वीटो करने का अधिकार था, ऐसा हम समझ सकते हैं कि यदि गवर्नर जनरल के पास ऐसा कोई कानून जाता है तो गवर्नर जनरल उसको रोक सकता है वीटो के आधार पर। और जब गवर्नर जनरल उसको रोक देता है तो वह कानून का रूप धारण नहीं करता है। तो इस तरह से समझा जाए तो गवर्नर जनरल को ही पावर था या शक्तियाँ थी कि कोई भी कानून का रूप धारण कर सके। तो यह एक प्रावधान महत्वपूर्ण था। इसके बाद हम आगे देखेंगे। इस एक्ट के तहत अगला प्रावधान यह किया गया कि इसके द्वारा भारत में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अर्थात सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु या भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। अर्थात कंपनी में कर्मचारियों को नियुक्ति हेतु नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाया गया। अर्थात अब जो सिविल सेवकों की जो नियुक्ति होनी थी वह प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होना था। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि अभी इस दृष्टि से क्या हुआ, जब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होना था तो इस तरह से विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती में भारतीय लोगों के लिए भी खुल गई। अर्थात विशिष्ट सिविल सेवकों की जो नियुक्ति होती थी वह भारतीय लोगों के लिए भी ये खुल गई। इस समय क्या था, कंपनी में 2 तरह के सिविल सेवक थे। एक उच्च सिविल सेवक और दूसरा निम्न सिविल सेवक। अब उच्च सिविल सेवक का जो निर्माण जो हुआ था यह कंपनी के कानून के तहत हुआ था, जबकि निम्न सिविल सेवकों का जो था या किसी ऐसे ही रख लिया जाता था, इसको कानून के तहत इसका निर्माण नहीं किया गया था। यह हम जानेंगे। इसलिए यह कहा गया कि विशिष्ट सिविल सेवकों के लिए सेवकों में नियुक्ति हेतु भारतीय लोगों का भी प्रवेश अब आरंभ हो गया, अर्थात आसान हो गया। अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कोई भी इसमें व्यक्ति शामिल हो सकता था। इस प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी नियुक्ति के चयन में जो भी प्रक्रिया को अपनाया जाता था अतः इसको मूर्त रूप देने के लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड मैकाले अर्थात प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जिन सिविल सेवकों की नियुक्ति होनी थी उस प्रक्रिया को लागू करने के लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो इस तरह से हम चौथा प्रावधान जान गए। अगला एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि इस एक्ट के तहत कंपनी को ब्रिटिश क्राउन अर्थात ताज के न्यासी या ट्रस्टी, इसी को ट्रस्टी भी बोलते हैं, या विश्वास पात्र के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों को अपने अधीन रखना था। लेकिन इस कानून में यह प्रावधान नहीं किया गया था कि ब्रिटिश कंपनी को राजशाही के माध्यम से अब कब तक अपने अधीन रखना है। तो इस दृष्टि से यह कहा गया कि और यह अधिकार हो गया ब्रिटिश संसद को
भारत में कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकता था। ऐसा हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को तो भारतीय क्षेत्रों को अपने अधीन रखने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसी आधार पर ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह भारत में कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकता था। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों जो भी प्रावधान थे और इम्पोर्टेंट थे वो जाने। एक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पूछा जाता है कि खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया या किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। और तो इस तरह से हम आज के वीडियो में संबंधित जितने भी इस एक्ट के संबंधित जो भी प्रमुख प्रावधान थे उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इससे आगे जो भी अधिनियम होंगे और उसके प्रावधान होंगे उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।